Okay, now we will be continuing with principle 8, which is centralization and decentralization. This is the most asked concept in most of your case study based questions. So please listen very carefully. Before we move ahead with the main content, मुझे बहुत ही simple layman terms में आपको समझाना है centralization और decentralization का मतलब और उसका concept, और फिर हम आगे चलेंगे. हमें देखेंगे कि NCERT में किस language में उसे explain किया गया है. हम महाभारत का एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और फिर हम एक रियल लाइफ केस स्टडीज, 2 रियल लाइफ केस स्टडीज भी देखेंगे, वन ऑन सेंट्रलाइजेशन एंड वन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, टू अंडरस्टैंड इवन बेटर व्हाट दिस प्रिंसिपल इज अबाउट. ठीक है, अब मैं आपको बहुत सिंपली सिखाती हूँ. देखिए, इमेजिन करिए कि एक हमारी क्या है, कंपनी है. ठीक है, इस कंपनी में बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस. ओके, इसमें हम क्या करते हैं कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन डिसीजंस व्हिच आर टेकन ऑन अ फंक्शनल लेवल. There are some decisions which are taken on a divisional level. फंक्शनल लेवल क्या हो गया, जैसे मेरी फाइनेंस, मार्केटिंग, HR एटसेट्रा एटसेट्रा. डिविजनल लेवल क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए मेरी कंपनी में 2 या 3-4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं. अगेन one concept which we discussed in grave detail in the Apple company's example which we took for unity of direction. हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था एप्पल कंपनी का एग्जांपल, कि एप्पल में क्या है, हमारे पास आईपैड्स है, हमारे पास आईफोन्स है, राइट. अब आप इमेजिन करिए, पर ये दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट देयर आर मेनी वेरियस डिसीजंस व्हिच आई हैव टू टेक एट अ मैनेजरियल लेवल. एक मैनेजर का मेन काम क्या होता है, डिसीजंस लेना. द मेन थिंग दैट अ मैनेजर डज इज अ मैनेजर टेक्स डिसीजंस, राइट. अब मैनेजर को लेने हैं बहुत सारे डिसीजंस. ठीक है, अब क्या है कि यहां पे हमने एक इंसान को अलॉट किया, से हिज नेम इज राम. Ram takes all the major decisions of a particular company. इस कंपनी में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता राम की परमिशन के अलावा. अगर आपको 10 रुपए भी खर्च करने हैं तो आपको किससे परमिशन लेनी है, राम से. अगर आपको 10 करोड़ रुपए भी खर्च करने हैं तो आपको किससे परमिशन लेनी है, राम से. हर चीज राम के हिसाब से होगी. अगर आपको स्टेशनरी भी मंगवानी है, एक पेंसिल भी खरीदनी है, एक रबड़ भी खरीदना है, एक पेन भी खरीदना है, तो आपको किससे परमिशन लेनी होगी, राम से. और आपको कोई बड़ी प्रोक्योरमेंट भी करनी है, कोई बड़ी शिपमेंट भी करनी है, तो आपको किससे परमिशन लेनी होगी, राम से. तो ओवरऑल क्या है कि राम इज मेकिंग ऑल डिसीजंस. एवरीबडी इज कमिंग टू राम विद एवरी सिंगल थिंग दैट दे हैव. बट when a company grows in size and in quantum, this is no longer possible because अगर ये कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो हो गई, फॉर एग्जांपल 50 लाख के टर्नओवर से ये कंपनी चली गई 50 करोड़ के टर्नओवर पे, तो 50 लाख और 50 करोड़ में बहुत फर्क होता है, राइट. 50 करोड़ के टर्नओवर पे सारे डिसीजंस राम नहीं ले सकता. राम विल अल्टीमेटली हैव टू से कि आई कांट टेक ऑल डिसीजंस. यू ओनली कम टू मी विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो बहुत ही मटीरियल डिसीजन है मेरी कंपनी के लिए, उसके लिए आप मेरे पास आइए. उसके अलावा आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है. तो उस केस में राम क्या बोलेगा, राम बोलेगा मैं काम करता हूं, मैं एक इंसान को अपॉइंट करता हूं, उसका नाम मैं देता हूं श्याम. श्याम जो है वो एक पर्टिकुलर जगह के डिसीजंस लेगा. ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन के या डिवीजन के सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मैंने दे दी है श्याम को. अब सारे डिसीजंस मेरे पास नहीं आएंगे. जो डिसीजन ज्यादा शाम खुद नहीं मेक कर पा रहा, या शाम को लगता है कि नहीं दिस इज अ मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन, वो मेरे को आराम से डिस्कस करना चाहिए, वही मैं आराम से डिस्कस करता हूं. सो आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल. से फॉर एग्जांपल एक लिमिट सेट हुई, इस कंपनी का टर्नओवर है 50 CR का. ठीक है, एक लिमिट सेट हुई 10 CR पे. राम ने बोला 10 CR से नीचे का कोई भी डिसीजन है, whether it is remuneration of employees, whether it's procurement of stationery, whether it's any major shipment or procurement, डू नॉट आस्क मी, मैं इसका डिसीजन नहीं लूंगा. इसके डिसीजन क्या लेंगे, शाम लेंगे. शाम सर जो बोलते हैं आपको ये मानना है. लेकिन 10 CR से ऊपर का कोई भी डिसीजन है, 20 CR, 25 CR, 30 CR, वो डिसीजन मैं लूंगा शाम. आई विल नॉट टेक ऑल डिसीजंस. तो इन अ वेरी लेमैन्स लैंग्वेज, अभी बहुत डिटेल है ये कॉन्सेप्ट, बट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि दिस इज centralization, where all the decision making authority, this decision making authority is centralized in one particular position, and this is a decentralization. जो सारी decision making authority को हमने decentralize कर दिया. centralize मतलब एक center पे सारी decision making authority होती है, सारे लोग जो हैं वो center पे हो गए. so there will be one organization and there will be one organization का center, और सारी decision making authority होगी इस center के पास.
So this is centralization. But what is decentralization? There will be one big company and there will be various centers. तो ये decentralization हो गई. Major different people are making decisions for the company. So this is the concept of centralization and decentralization. You can pause and read, otherwise I'm reading with you. The concentration of decision making authority is called centralization, whereas it's dispersal. राम ने क्या किया? राम ने अपनी decision making authority को disperse कर दिया to Sham. This is what Ram did. Among more than one person is known as decentralization. According to Fayol, there is a need to balance subordinate involvement through decentralization with managers. Retention of final authority to centralization. The degree of centralization will depend on the circumstances in which the company is working. In general, large organizations have more decentralization than small organizations. ये देखिए, the degree of centralization will depend on the circumstances in which the company is working. Circumstances पे degree of centralization का फर्क पड़ेगा. अगर कंपनी के operations ऐसे हैं जहां पे major operations का decision जो है वो एक particular जगह पे लिए जा सकते हैं, तो centralization will be immense. There will be one person who will be sitting at the center and he will make all major decisions with respect to a company. But company की operations इतनी complex है, ये इतनी फैली हुई है, मे बी geographically इतनी फैली हुई है, इंडिया के various हिस्सों में, various states में आपके operations चल रही हैं. दिल्ली में बैठ के अगर मेरे business कर्नाटका में भी बिजनेस कर रहा है, मुंबई में भी बिजनेस कर रहा है, मणिपुर में भी बिजनेस कर रहा है, तो दिल्ली में बैठ के मैं सबके डिसीजंस नहीं ले सकती. यहाँ पे मेरे को डिसेंट्रलाइज करना ही पड़ेगा. आई विल हैव टू अपॉइंट वन पर्सन इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स हु टेक्स मेजर डिसीजंस ऑफ दोस स्टेट्स एंड ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस that everybody thinks that needs my attention will come to me. So this is decentralization and centralization. जहाँ पे एक कंपनी का स्ट्रक्चर है, ये जहाँ पे मेजर बीच में एक इंसान बैठा है जो सारे डिसीजन मेक कर रहा है, ये है सेंट्रलाइजेशन. और जब एक कंपनी में मैं इस सेंट्रलाइजेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी जहाँ मेजर डिसीजंस ये लोग मेक कर रहे हैं एंड ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर बीइंग मेड बाय वन पर्सन, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन. सो दिस इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. वन एग्जांपल इज इन जनरल, फॉर एग्जांपल, पंचायत इन आवर कंट्री हैव बीन गिवन मोर पावर टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड्स ग्रांटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेजेस. विलेजेस में आप ये देखते हैं कि विलेजेस में जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो कौन मेक करता है? वो पंचायत वहां की मेक करती हैं. मेजरली यू गो टू द ग्राम पंचायत और द पंचायत जो 5 लोग बैठते हैं एंड दे मेक द मेजर डिसीजंस ऑफ द विलेजेस. फॉर एवरी स्मॉल मैटर यू डोंट गो टू द लोकल गवर्नमेंट और यू डोंट गो टू द स्टेट गवर्नमेंट और यू डोंट गो टू द नेशनल लेवल डायरेक्टली. यू फर्स्ट गो टू द पंचायत लेवल एंड वहां से अगर आप खुश नहीं होते तो शायद आप हायर लेवल पे कोर्ट पे जाके इसको चैलेंज करते हो. बट मेजरली जो मेजर डिसीजंस होते हैं छोटे छोटे, अब ऑब्वियसली आप ये देखिए कि एक विलेज में अगर किसी ने किसी की गाय चुरा ली तो ये जो चीज है ये सुप्रीम कोर्ट तो हैंडल नहीं करेगा ना. सुप्रीम कोर्ट तक ये इशू जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर ये सारे इश्यूज बैठ के हैंडल करने लग गया तो how will the country run? Because it's such a big country, there are so many villages in the country. तो पहले क्या था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही होता है कंट्री में और वही सब डिसीजन लेता, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाते होते, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन. बट हमारी कंट्री में सेंट्रलाइजेशन नहीं है. देयर आर लेवल्स ऑफ कोर्ट्स एंड द लोएस्ट लेवल इज द ग्राम पंचायत. सो देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक लेवल की अथॉरिटी और पावर डिसेंट्रलाइज कर दी, किसको? ग्राम पंचायत को. एंड दे हैव सेड यू नो व्हाट, डू व्हाट यू थिंक इज राइट. तुम डिसीजंस लो अपनी पर्टिकुलर लोकल विलेज में, क्योंकि you know the people better, you know the cultures better, the traditions better, so you take the major decisions. Only decisions which will be filtered out from you will come to us level by level and then they will reach us. तो ये क्या है? decentralization of power. मैंने पावर को एक जगह होल्ड नहीं किया, मैंने इस पावर को बांट दिया. अगर मैं पावर को होल्ड करके रख रही हूँ तो वो क्या है? सेंट्रलाइजेशन. और मैं बांट रही हूँ तो वो है डिसेंट्रलाइजेशन. अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता. आई हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल फ्रॉम द महाभारत फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. दिस एग्जांपल विल हिट द पॉइंट ऑन द टारगेट एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस कॉन्सेप्ट मीन्स. ओके, लेट्स रीड. Bhishma's bottleneck versus Krishna's strategy. Why the Pandavas moved faster? During the Kurukshetra war, the Pandavas' side was strategically decentralized. Krishna was the central advisor, but did command the army. देखिए, अगर हम पांडवा की साइड को देखते हैं ना, तो हमें देखेंगे कितनी ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन थी पांडवास में. बेसिकली जो मेरा एग्जांपल है, ये कंपेयर कर रहा है पांडव्स वर्सेस कौरव्स को.
When you compare the Pandavas versus the Kauravas and their warfare strategies, you will realize how one side used decentralization to a great extent and to their advantage so that everything could move more efficiently and more swiftly. But whereas the other side was more centralized, and you will see how much that affected the other side. Kauravas were very centralized. Kauravas were centralized because of Bhishma Pitama, unki bottleneck strategy thi, and Pandavas were centralized because of decentralized because of Krishna. So Krishna was the central advisor, but he did not command the army. Right, Yudhishthir handled diplomacy and overall war ethics. Yudhishthir was Krishna was only concerned with central advisor, मतलब strategy. कृष्णा ने बोला कि मैं तुम्हें ब्रॉड स्ट्रेटजी बताऊंगा, मैं ब्रॉड तुम्हारा सेंट्रल एडवाइजर हूं, लेकिन मैं तुम्हारी आर्मी को कमांड नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या कैसे करना है, बट उसको एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे करना है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वो तुम खुद देखना कि तुम्हें कैसे एग्जीक्यूट करना है, जो मैं तुम्हें स्ट्रेटजी बताऊंगा उसको। युधिष्ठिर ने बोला कि देखो मैं डिप्लोमेसी हैंडल करूंगा, मैं ओवरऑल वॉर एथिक्स को देखूंगा। आई विल हैंडल डिप्लोमेसी की हमारे दूसरे जगहों के किंग्स के साथ कैसे रिलेशंस हैं, मैं सिर्फ उन्हें हैंडल करूंगा और चीजों को मैं नहीं देखूंगा, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। और मैं देखूंगा कि ओवरऑल हम लोग वॉर में एथिकली काम कर रहे हैं, एथिक्स के साथ चल रहे हैं। दैट विल बी माय मेन फोकस एरिया। आई एम नॉट कंसर्न्ड विद एनीथिंग एल्स। अर्जुन मेड क्रिटिकल ऑन ग्राउंड डिसीजंस। जो क्रिटिकल ऑन ग्राउंड डिसीजंस थे, जो वॉर स्ट्रेटजीज थी कि तुम इसको मारो, तुम उसको मारो, तुम मुझसे लड़ो, तुम मुझसे युद्ध करो, ये अर्जुन कर रहा था। क्या कृष्ण ने अर्जुन को के काम में इंटरफेयर किया? नहीं। कि युधिष्ठिर ने इंटरफेयर किया? नहीं। दे ऑल हैड देयर डिफरेंट areas where they were working. You can correlate this very well with our first principle in division of work, where we actually discussed the example of Arjun's chariot and how within a small chariot there were so many elements that represented how beautifully they were working in tandem with each other to represent the concept of division of work. Similarly, we are understanding here the concept of decentralization, how there was unity of command. सब लोग बात अल्टीमेटली कृष्ण जी की सुन रहे थे, पर कृष्ण जी ने क्या बोला कि मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी बताऊंगा, अल्टीमेटली ऑन ग्राउंड वो तुम देखो। युधिष्ठिर ने बोला कि मैं सिर्फ एथिक्स देखूंगा। अर्जुन ने बोला कि ठीक है, ऑन ग्राउंड मुझे बैटलफील्ड में कैसे लीड करना है वो मैं देखूंगा। एंड देयर आर फ्यू अदर एग्जांपल्स ऑफ भीम एंड धृष्टद्युम्न। बट द कॉन्सेप्ट इज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, हाउ पावर की एक पर्टिकुलर आर्मी को कैसे कमांड करना है, उसके लिए पावर चाहिए। और ये पावर कैसे डिसेंट्रलाइज थी। कृष्ण ने अपनी एक तरीके की पावर ली, युधिष्ठिर ने अपनी ली, अर्जुन ने अपनी ली, और लोगों ने अपनी ली। और डिसेंट्रलाइजेशन से बहुत स्विफ्टली पांडवास ने डिसीजंस मेक करे, व्हिच इज व्हाई दे ऑलवेज मूव्ड फास्टर। दे वर एबल टू मेक फास्टर डिसीजंस, थिंग्स वर स्विफ्टर, दे वर लाइट, एंड दे कुड मूव अहेड इन कोऑर्डिनेशन। Whereas let's see what happened at the Kaurava side. जब हम कौरवों की बात देखते हैं तो अब आपको जैसी बातें जो आपको नहीं पता होंगी, बट पहले क्या था कि जो भीष्म पितामह थे, he was appointed the commander in chief. Bhishma Pitama was the commander in chief of the Kaurava army, and you need to understand that Bhishma disapproved of Karna, obviously because of reasons we have discussed before, also because Karna was not royalty. He did not come from a royal lineage. He actually did come from a royal lineage, but nobody knew of his past or his lineage, which is why Bhishma Pitama disapproved of him. Even when he was appointed the king of Anga by Duryodhan, still Bhishma Pitama disapproved of him, and he was never happy with the idea of Karna fighting with the Kauravas from their side. तो भीष्म पितामह ने बोला कि देखो मैं इस आर्मी का कमांडर इन चीफ हूं, और मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि अगर कर्ण हमारी तरफ से खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं कर्ण को अलाउ नहीं करूंगा खेलने के लिए, क्योंकि सारी की सारी पावर डिसेंट्रलाइज थी इन द कौरवा आर्मी फॉर वन commander in chief, which was Bhishma. Sorry, who was Bhishma Pitama? Bhishma Pitama के पास सारी major power थी in the Kaurava army, which is why he could make this decision कि कर्ण नहीं खेलेगा। 13th day of the war, where Bhishma Pitama was ultimately eliminated, which is again we've discussed in great detail in our F.W. Taylor's lectures. So when Bhishma Pitama was eliminated, then Karna was allowed to play. Did you know this? I'm sure you do not know this fact about the Mahabharata and the Kurukshetra war. कि 13th day पे कर्ण खेलने आया। तो कर्ण जैसा रिसोर्स, इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स, was kept out of the game because of Bhishma Pitama, because Bhishma Pitama took a decision that I don't want Karna to play. क्योंकि सारी पावर क्या थी, सेंट्रलाइज थी Bhishma Pitama के पास। All decisions Bhishma Pitama was taking. Bhishma Pitama was at such a high position, he was literally on a pedestal, but he was micromanaging because he was taking all decisions. He did not have it within him कि वो अपने decisions जो है वो औरों में बांट दें या थोड़ा सा अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर दे। उन्होंने हर चीज सेंट्रलाइज करके अपने पास रखी हुई थी, और उन्होंने बोला कि कर्ण नहीं खेलेगा, तो कर्ण जैसी रिसोर्स, कर्ण जैसा इंपॉर्टेंट वॉरियर खेला ही नहीं, 13th डे पे खेलना उसने शुरू किया। This is what he's saying. So Bhishma openly told Duryodhan, as long as I am leading this army, I will not fight alongside Karna. Either he stays out or I step down.
Karn, the mighty archer and Duryodhan's best friend, sat out of the war for the first 10 days of the war. So he did not fight until after Bhishma was injured and laid on the bed of arrows, making ways for Duryodhan to become the new commander. जब भीष्म पितामह eliminate हो गए war से, तो दुर्योधन जो है वो new commander in chief बना, and he gave him the permission to fight. But why have I taken this example? ये तो कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है, शायद आपको नहीं पता हो. It's an interesting story. But what is your takeaway from the story? The takeaway is कि जहाँ पे अगर आप कंपेयर करो पांडवों के कृष्ण को और कौरवों के भीष्म पितामह को, तो जहाँ पे पांडवों के कृष्ण ने बोला कि मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ऑन ग्राउंड आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आप देखिए. भीष्म पितामह ने बोला कि स्ट्रैटेजी तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, कि कौन नहीं खेलेगा हमारी तरफ से तो नहीं खेलेगा. एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओवर सेंट्रलाइज पावर. जब आप एक इंसान के हाथ में बहुत ज्यादा पावर दे देते हो ना, तो ऐसे ही होता है. हर चीज उस इंसान के हिसाब से ही होती है, एंड अपने हिसाब से वो इंसान शायद सही डिसीजंस ले रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली दे डोंट work out for the complete benefit of the entire organization. That is what happens. So that is why over centralization is always wrong, and some amount of power should always be decentralized according to the कॉम्पोजिशन ऑफ अवर कंपनी. जितनी बड़ी और जितनी कॉम्प्लेक्स हमारी कंपनी है, हमको पावर को सेंट्रलाइज ना करके धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज करते रहना चाहिए. This is a case study between Amazon and NASA, the two sides of power. So you can discuss this. I will discuss it in मैं इसकी समरी आपको दे देती हूँ. आई हैव टेकन दिस एग्जांपल. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड वेरी वेल. इसमें मैंने नासा का और अमेजॉन का एग्जांपल दिया है, दो कंपनीज का. नासा में क्या है, ओवर सेंट्रलाइजेशन थी. और अमेजॉन में क्या है, वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ टू पिज्जा टीम्स. अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. Amazon का एक कॉन्सेप्ट था कि अगर आप अपनी टीम को दो पिज्जाज में फीड नहीं कर सकते, तो आपकी टीम बहुत बड़ी है. दो पिज्जाज का मतलब हो गया मैक्सिमम एक टीम में कितने लोग, 7 या 8 लोग, या मैक्सिमम 9-10 लोग. दैट्स इट. इससे ज्यादा आपकी टीम में लोग ही नहीं होने चाहिए, वरना दैट मींस क्या कि आपकी टीम जो है इतनी छोटी छोटी बनाओ, व्हिच मींस द पावर शुड बी सो मच डिसेंट्रलाइज्ड. एक पावर एक जगह नहीं हो, ये आपकी टीम्स बने अलग 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 अलग, और इन टीम्स को आप दो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. सो हियर वी टेक टू एग्जांपल्स, Amazon and NASA, where one is over centralization. You can read the example. And the effects of centralization, delayed decisions हुए, communication breakdowns हो गए, और tragedy हो गई. Ultimately 7 astronauts lost their life because of over centralization. But when we talk about decentralization, two pizza teams का हमने concept देखा, agility through autonomy का. जैसे मैंने बोला कि देखिए, अगर टीम आपकी इतनी छोटी होनी चाहिए कि इट कैन बी फेड विद 2 पिज्जास, ईच टीम शुड बी क्रॉस फंक्शनल, राइट. हर टीम में हर तरीके के लोग होने चाहिए, हर तरीके के फंक्शंस के लोग प्रेजेंट होने चाहिए, दे शुड बी ऑटोनोमस. सो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हुआ, स्पीड आई, ओनरशिप आई, इनोवेशन आई. यू कैन रीड देम इन मोर डिटेल, बट आई हैव गिवन यू टू रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, Amazon and NASA, for one for over centralization and one for decentralization. So with this, our concept principle number 8 of centralization and decentralization is also over. I hope you're having fun. If you are, please stay tuned for the other 5 to 6 principles which are left.